हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महामना एकेडमी। मेरा नाम आशुतोष सिंह है और हम आपको आज आपका दूसरा चैप्टर जो है पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाने जा रहे हैं। बड़े दिनों बाद दूसरे चैप्टर का आज दिन आया है। स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। दो ध्रुवीयता का जो अंत है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। और इसमें जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ जब देखे रहेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, क्योंकि अगर वहाँ से आप नहीं होके आएंगे तो यहाँ कुछ समझ में उतना नहीं आएगा। लेकिन जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से मतलब ये चीज़ें तो समझ में आएंगी, लेकिन पिछला कहाँ से कहानी कहाँ से कहाँ गई वो चीज़ें थोड़ा दिक्कत करेंगी। तो अभी के लिए हम लोग जो है आ गए हैं। अब आज हम लोग लेके आ गए हैं बर्लिन की वॉल को, और बर्लिन की वॉल से हम डिवाइड करेंगे। जो पूर्वी और पश्चिमी खेमा डिवाइड हुआ था उन दो खेमों की तरफ हम लोग चलेंगे। और इसमें जैसे देखिए आप, बर्लिन की दीवार क्या हुआ कि जब यूरोप महाद्वीप जर्मनी में वॉर के टाइम पे जर्मनी की जो राजधानी थी बर्लिन, वहीं पे बीचों बीच 150 किलोमीटर की एक दीवार बना के बर्लिन मतलब जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। शीत युद्ध जो चल रहा था उस समय, हमने कोल्ड वॉर जो आपको पढ़ाया था, इसमें आपका लगभग 1961 की बात है। ये रहा आपका, देखिए 1961 में बर्लिन की वॉल बनी और नवंबर 1989 में इसको तोड़ दिया गया, मतलब गिरा दिया गया। और गिराया कौन? आम जनता। आम जनता जो है काफ़ी आक्रोशित हो गई और उसको जो है नहीं समझ में आया कि इस तरीके की चीज़ें जो है एक देश को, जिस तरीके से दो विश्व युद्ध के अंत में जो घटना घटी थी उसकी वजह से जो समस्या खड़ी हुई, तो उसकी वजह से जो 28 वर्षों तक जो है ये वॉल 28 वर्ष तक रही। 150 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी कर दी गई एक देश को डिवाइड करने के लिए। और इसमें कभी कहीं भी एक देश को डिवाइड करने में, इनमें जहां तक दोनों देशों का देखा जाए तो केवल एक दूसरे को बड़ा दिखाने के लिए यूएसएसआर इधर और उधर यूएसए, इन दोनों ने मिल के जो है अपने आप को दिखाने के चक्कर में यहाँ यूरोप में ये समस्या खड़ी कर दी। और सोवियत संघ जो यूएसएसआर है, 1917 में रूसी एक बोल्शेविक क्रांति हुई रूस में। बोल्शेविक क्रांति का मतलब होता है ना, जहाँ बहुत ज्यादा बहुसंख्यक लोग किसी एक चीज के खिलाफ खड़े हो जाए, तो वो होती है बोल्शेविक क्रांति। और उसमें यूएसएसआर जो है, उसी के बाद से यूएसएसआर अस्तित्व में आया। यूएसएसआर में कुल 15 देश जाके मिलके उसका एक संगठन बनाया और जिसको यूएसएसआर के नाम से जाना गया। उसके क्या कहते हैं, सोवियत गणराज्य संघ। और सोवियत संघ में कुल जो है 15 गणराज्य उस समय थे। 15 अलग अलग देश मिलके एक सोवियत यूनियन उन्होंने बनाया। इसलिए सोवियत संघ का जो निर्माण हुआ ना, तो ये सारे देश वो थे जो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे। जो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे, ये सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए और इन्होंने एक अपने इसे अपने समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया। जो हम अभी सोशलिस्ट विचारधारा जिसको बोलते हैं, वही उसके हिसाब से। इसमें कई सारे देश आए, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। यहाँ देखिए, ये आपका इधर रूस से, रशिया जो है उससे शुरू हुआ। यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये सब इतने सारे देश जो है इकट्ठा 15 देश मिलकर इन्होंने एक बनाया था। और इसके बाद जो है हम एक और दूसरा टॉपिक फिर देखते हैं। ये तो हो गया। अब सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली, सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ या किसी भी चीज की प्रणाली का मतलब वहां पे जो एक कोई योजना केंद्रीकृत या कोई योजना है उसको एक चरणबद्ध करना। तो सोवियत संघ समतावादी समाज के निर्माण के लिए एक केंद्रीकृत योजना थी, जिसमें राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाती है। इसके दूसरे शब्दों में इसको क्या कहेंगे? सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया। सोवियत संघ ने तो 15 देश जब इकट्ठा हुए ये सारे, तो इन्होंने कैसे अपनी पॉलिसी चलाई और उस कैसे अपना डेवलपमेंट किया, उसके बारे में ये पूरी बात कही गई है। अब मेन इसमें देखिए, जो आपके एग्जाम में, जो सीयूईटी के एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि इनकी प्रणाली की जो विशेषता है, उसमें आप इसमें ध्यान दीजिए कि कौन सी विशेषता है, कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। अगर हम उसकी विशेषता की बात करें तो अब इसमें देखिए, सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था को ये लोग हमेशा से विरोध करते थे, क्योंकि ये क्या है, सोशलिस्ट कंट्री है। सोशलिस्ट कंट्री है तो ये मतलब इनका एक है कि कमाएंगे सारे लोग चाहे जितना, लेकिन सब जो रिसोर्स है उसको इकट्ठा करके बांटेंगे बराबर बराबर।
इनकी सोच वो है। तो ये पूंजीवादी को हमेशा विरोध करेंगे। पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब है सीधा सा कि जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना कमाएगा, उसका उतना है, जैसे कि यूएसए में समझ लीजिए। तो अब यहाँ पे उसका विरोध तो इनको करना ही था, क्योंकि इनकी विचारधारा एकदम उससे अलग थी। अब इनकी विचारा कैसी थी? समाजवाद का जो आदर्श है उससे प्रेरित थी। समाजवाद का यहाँ मतलब क्या है? समाजवाद का यहाँ मतलब है आपके सोशल, जो सोशलिस्ट कंट्री है उनकी अपनी आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजी क्या थी? डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिसोर्स है, आपका जो रिसोर्स है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सब में, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, सब में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसमें कुछ ये नहीं होगा कि किसको कितना, इतना नहीं, इसको ज्यादा इनको कम, कुछ नहीं। और यही चीज अपने यहाँ गांधी जी जब आजादी हुई, आजादी के समय में गांधी जी जब सोशलिस्ट, या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिस्ट शब्द है वो नहीं जुड़ा, उसका यही रीजन था। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हमने एक तरफ देखा था इधर सोशलिस्ट को भी, इनके यहाँ क्या समस्या चल रही है, और उधर पूंजीवादियों को भी देख लिया था उनके यहाँ क्या समस्या चल रही है। तो हमने क्या किया? हमने मिडिल पाथ लिया। हम ना तो सोशलिस्ट की तरफ गए और ना ही हम कैपिटलिस्ट की तरफ गए, पूंजीवादी जिसको बोलते हैं, इनकी तरफ भी नहीं गए। हम मिडिल पाथ लिए कि हम दोनों तरफ से हमें जो अच्छा दिख रहा है हम उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, सोवियत प्रणाली में एक नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित अर्थव्यवस्था नहीं रहेगी तो वहां का जितना भी एक्टिविटी है वो चला पाना थोड़ा मुश्किल है। सोवियत मतलब नियोजित अर्थव्यवस्था का यहाँ मतलब क्या है कि मतलब सारा कुछ इकोनॉमिक में जितना भी काम है वो सारा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, और उसको वो इक्वली सब में डिवाइड कर देगी। और जितना भी इस तरीके का इकोनॉमिक प्रोसेस है वो सब कौन डिसाइड करेगा कि कहाँ किसको देना है, कितना, किससे कितना ले लेना है, कहाँ कितना काम मिलेगा, ये सारा कुछ डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी कि कर देना है कि नहीं देना है। अब जो, और वहां पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी सोशलिस्ट की एकदम, मतलब सोशलिस्ट विचारधारा से प्रभावित पार्टी है ये, जो क्या कहते हैं आपका कम्युनिस्ट पार्टी है। इनका जो एक जीवन स्तर, मतलब एक तरीके से अगर न्यूनतम जीवन स्तर की इनकी सुविधा देखी जाए तो इनका एक ही काम होता है कि बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए मतलब इनका बेरोजगारी कैसे नहीं होगी? जब पता चला कि जो कर रहा है उसको भी और जो नहीं कर रहा है उसको भी, हम सारे लोग को एक बराबर रखेंगे। चलो तुम 50 रुपया कमाए, तुम 5 रुपया कमाए, तुम 90 रुपया कमाए, तुम 120 रुपया कमाए, सबको बराबर करके यहाँ लाए, एक साथ सबको बैठा के जो जरूरत थी सबको दे दिए। सबको इसी एक बेस पॉइंट पे लेके चले आए। समझ लीजिए कि ये एक बेस पॉइंट हो गया, सारे लोगों को यहीं पे लाके रख दिए। तो इससे क्या होगा भाई? कहाँ यहाँ बेरोजगारी रही? चाहे वो कमा रहा था चाहे नहीं कमा रहा था, सबको उठा के उनको देना है। ये सोशलिस्ट विचारधारा की बात यही है। अब इसकी उन्नत संचार प्रणाली रही। इसके अलावा मिल्कियत का प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व रहा। जितना भी पैसा इनकम होगा कहीं से भी, सब चीजों पे, चाहे वो फूड हो, चाहे वो रोड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे हो, कोई भी चीज हो, प्राइवेट नौकरी भी, वहाँ प्राइवेट नौकरी नहीं रहे, एक तरीके से प्राइवेट नहीं रहेगी, वो भी सब कुछ सरकार के हाथ में रहेगा। और सब कुछ मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा? सरकार के द्वारा सब कुछ मैनेज किया जाएगा। तो मिल्कियत का जो मेन क्या है, ये किसके पास रहेगा? राज्य का स्वामित्व रहेगा। उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण रहेगा। क्या ना, कुछ भी एग्रीकल्चर खेती हो रहा है वो भी सारा हम इकट्ठा करेंगे, फिर बांटेंगे, लो 2-2 किलो सब लोग ले लो, खाओ आराम से बैठ के। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि हम लोग यहाँ है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और सेकेंड वर्ल्ड कंट्री, हमने पिछले में बताया है कि फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड जो कंट्री थी उनके बारे में हमने आपको बताया था पिछली क्लास में। पिछली क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई, काफ़ी पहले हुई थी। अभी फिर से मौका मिला है तो दूसरी क्लास के लिए तो हम आपको बताते हैं कि जैसे देखिए, अब यहाँ बात हो रही है दूसरी दुनिया के देश की बात हो रही है। दूसरी दुनिया के देश का क्या मतलब है? वही सेकेंड वर्ल्ड की बात हो रही है। पूर्वी यूरोप के देशों को सामाजिक प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन्हें समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा गया। जैसे देखिए, आपको अगर हम दिखाएं, अभी अगर हम मैप दिखाएं वर्ल्ड का ना, इसमें जो यहाँ पे ये
फ्रांस इधर जर्मनी रहा, यहाँ के आसपास इधर से लेके ये आपके इस साइड में ये पूरी हो गए पूर्वी, मतलब ईस्ट, ईस्ट साइड के जो ईस्ट वर्ल्ड हो गए, और ये वेस्टर्न कंट्री, ये ईस्टर्न कंट्री, एक तरीके से इनको यहाँ से हम डिवाइड करके अलग कर लिए। और ये पूरा जो है इधर का एरिया, ये आपका रहा किसमें, यूएसएसआर में इधर। और ये पूरा इधर के जो थे ये अमेरिका के साथ एक तरीके से थे, तो ये वेस्टर्न कंट्री हो गई। अब यही कहा कि जब जो अमेरिकन एरिया था, जो अमेरिका के साथ लोग थे, वो तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, और इधर सेकेंड वर्ल्ड कंट्री, और थर्ड वर्ल्ड में भी कुछ लोग थे, वो इंडिया था। वो किसी के साथ नहीं गया, ना फर्स्ट के साथ ना सेकंड के साथ। तो क्या भैया, हमारा अपना अपना अलग खेमा है, हम अपने साथ रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि उस समय हमारी स्थिति क्या थी कि हम खुद ही किसी तरफ डिसीजन लेने की स्थिति में एक तरीके से नहीं थे कि हम क्या कहें। अभी हमारी स्थिति ये थी कि हम दोनों को झेल के आए थे। उधर जो है यूके अभी जस्ट छोड़ के गया था, और इधर जो है ये जो स्थिति थी इधर की, कि यूएसएसआर की स्थिति देख ही रहे थे कि यहाँ भी समस्या लगातार बनी हुई है। तो इस वजह से हम लोगों ने उसको जो है छोड़ के इधर चले आए। और देखिए अब दूसरा आया कि साम्यवादी जो सोच है और पूंजीवादी सोच, साम्यवादी मतलब जो सोशलिस्ट की जो सोच है और जो कैपिटलिस्ट की सोच है, इन दोनों की सोच के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये है आपके सोशलिस्ट विचारधारा के लोग, और यहाँ है कैपिटलिस्ट के लोग। अब इन दोनों में, इन दोनों की तरफ क्या होगा। अब देखिए सोवियत व्यवस्था, सोवियत यूनियन, ये सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे, और इधर अमेरिका जो है ये कैपिटलिस्ट के थे। और इधर सोवियत अर्थव्यवस्था, अब इसमें क्या हुआ, देखिए सोवियत अर्थव्यवस्था जो सोशलिस्ट लोग थे। अब यहाँ देखिए पहला पहला राज्य का पूर्ण रूपेण नियंत्रण, मतलब कोई ऐसा चीज नहीं होगा जिसपे राज्य का नियंत्रण नहीं होगा। सब कुछ आप कहाँ रहेंगे ये भी राज्य डिसाइड कर सकता है। मतलब सब कुछ, आपका जमीन कितना रहेगा, आपके पास कितनी खेती करनी है, और जो खेती भी करेंगे उसमें क्या करेंगे वो भी सरकार डिसाइड करेगी। इस तरीके की स्थिति, मतलब सब कुछ नियंत्रण सरकार के हाथ में है। कि अगर सरकार को पता है कि उसको जो है चावल चाहिए, तो आपसे चावल उगवाएगा, धान आपको जो है लगाना पड़ेगा, वो वाली स्थिति रहेगी। और यहाँ राज्य का एकदम मिनिमम हस्तक्षेप रहेगा। राज्य कोई डिसीजन लेगा ही नहीं, ना के बराबर। मतलब आप क्या बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो आपके हाथ में। और इसका एक बड़ा एग्जांपल है, आप देख सकते हैं इस तरीके की चीजों में क्या है ना, यहाँ पे जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं अच्छी रहेगी। क्योंकि जब पता है कि मिलना उतना ही है, तो क्यों जबरदस्ती मेहनत करना। तो जितना हो पा रहा है काम भर का करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, मन किया किए, नहीं किया नहीं किया। और यहाँ क्या है, यहाँ जितना आप किए हैं सब आपका है, तो प्रोडक्टिविटी यहाँ अच्छी होगी। अब योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी सरकार कंट्रोल करेगी, किस चीज पे कितना खर्च करना है। अगर सरकार डिसाइड कर ली कि उसके यहाँ युद्ध का माहौल है और उसको जो है 90% जो है हथियार खरीदने पे लगाना है, तो वो लगाएगी। और यहाँ क्या होगा, कंपटीशन बेस्ड होगा। कंपटीशन बेस्ड होगा का मतलब ये है कि यहाँ किस चीज पे खर्च करना है वो सरकार डिसाइड नहीं करेगी। मान लीजिए कि ये पूंजीवादी हैं, चार बढ़िया अच्छे खासे व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन वहाँ के, उन लोगों को लग रहा है कि इस साइड की यहाँ एक रोड है, हाईवे, वो बनना चाहिए, तो वो सरकार से उस पर बात करेंगे और आराम से ये चीजें बन जाएगी। क्योंकि इनके लिए अगर अच्छा है तो ये काम करेंगे, तो यहाँ से आपके क्या होगा, कैपिटल कुछ जनरेट होगा, तो कुछ टैक्स आएगा, उसका एक फायदा मिल जाएगा इनको। तो मतलब आर्थिक जो प्रतियोगिता है उस पे आधारित है, मतलब कंपटीशन पे आधारित है। और फिर चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व तो नहीं है। यही सेम चीज, अभी प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी जब व्यक्तिगत पूंजी आप कितना भी कमा लीजिए आपका कुछ नहीं है, तो कहाँ कोई करेगा ही नहीं। और यहाँ व्यक्तिगत पूंजी बहुत है, एलॉन मस्क जैसे लोग तभी पैदा होते हैं। जब यहाँ सब कंट्रोल लगा के बैठेंगे तो कहाँ से पैदा होंगे। सामाजिक आदर्शों से प्रेरित है, जो सामाजिक आदर्श है उससे प्रेरित है। मतलब समाज में माना जाता है कि कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, कि जो अगर कोई आप कुछ खा रहे हैं, कोई मिल गया तो आधा उसको दे दीजिए कि वो भी भूखा ना रहे, वो भी थोड़ा खा ले। और यहाँ इसी इसी आइडियोलॉजी पे ये लोग काम करते हैं कि मतलब कोई भूखा ना मरे, कोई गरीब ना रहे।
तो अब उसको ध्यान में रखते हुए ये सामाजिक आदर्शों पे हो गया। यहाँ क्या हुआ, अधिकतम लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत पे ये लोग जुड़े हुए हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए इनको, चाहे जैसे। बिजनेसमैन है, मतलब आप सोचिए कि बिजनेसमैन है तो वो क्या करेगा, उसका एक ही तरीका है कि चाहे जैसे हो लेकिन हमें प्रॉफिटेबल बनना है, लॉस में हमें नहीं जाना है। आज अगर है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि कल हम लॉस में ना रहें। उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होगा। जो भी उत्पादन के सामान होंगे, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे जो हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, कुछ भी हो, उन सब पे किसका होगा, राज्य का अधिकार होगा। और यहाँ बाजार का नियंत्रण होगा, मार्केट में जितना वैल्यू होगा उसके हिसाब से काम होगा, और कुछ नहीं होगा। मिखाइल गोबाचेव, ये वहां के लास्ट, जो सोवियत यूनियन है उसके लास्ट ये नेता थे। ये वही लगभग 85 से 91 तक वहाँ जो है रहे। इसके बाद सोवियत यूनियन हो गया डिजॉल्व उन अलग अलग देशों में, जिसको मिलके बना था साढ़े 15। ठीक है, अब इनका क्या सोचना था, ये राजनीतिक सुधारों तथा लोकतंत्रीकरण के को अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना और खुलापन के नाम से आर्थिक सुधार लागू किया। सेम टाइम पे, इसी टाइम पे क्या हुआ था ना, यही 91 में ही, 91 में ही अपने यहाँ आर्थिक सुधार हुआ भारत में भी, जिसको बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म। हम लोग भी हम लोग भी मार्केट को अपने ओपन किए, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट इसके पहले क्लोज इकोनॉमी हमारी भी हुआ करती थी, और हमने इसके बाद अपना मार्केट ओपन किया एलपीजी रिफॉर्म के, जिसमें क्या है, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी रिफॉर्म है अपना, हमारा जो हमने किया था। और इसी को यहाँ पे इन्होंने भी स्टार्ट किया। मिखाइल जो गोबार्चे वहाँ के थे, प्रेसिडेंट ही थे, मतलब वो थे लास्ट सोवियत यूनियन के। इसके बाद क्या हुआ, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। ठीक है, 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। सीआईएस स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बना। कितना बना, 15 नए देशों का उदय हो गया। जितने देशों से मिलकर बना था, वापस उतने देश फिर से अलग हो गए सब। ठीक है, और ये कौन से थे, पूर्वी यूरोप, मतलब समझ रहे हैं ना आप? ये यूएसएसआर के साथ जितने इधर के देश थे जो मिलकर यूएसएसआर बनाए थे, वही पूर्वी। और पश्चिमी जो है अपने वेस्टर्न कंट्री कौन थी, वो यूएसए वाली थी। अब इसमें क्या है, इसके टूटने का कारण क्या हो सकता है, कोई भी चीज टूटा है तो कुछ कमी होगी तभी वो टूटेगा। कोई भी बिजनेस या कोई भी काम अगर अच्छा नहीं हो रहा तो मतलब कुछ कमी वहां रह गई, तभी वो नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ हम लोग आ गए, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां क्या थी, ये हम जानेंगे। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक शासन किया। यह पार्टी अब जनता के जवाबदेह नहीं रह गई। और कोई भी पार्टी हो, अगर जनता के जवाबदेह नहीं रह जाएगा, जबरदस्ती करेगी तो विरोध होगा, और विरोध होगा तो फिर वो सरकार जाएगी, चाहे जो पार्टी हो। इसकी कमियां देखिए यहाँ क्या क्या कमियां थी। कम्युनिस्ट शासन में क्या हुआ, सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था। भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था। गलतियों को सुधारने की शासन व्यवस्था अक्षम थी। जो गलती थी उसको शासन व्यवस्था सुधार नहीं पा रही थी। भ्रष्टाचार तो था ही, क्योंकि जब कोई एक तरीके से सोशलिस्ट कंट्री में और वहां चलने लगे तानाशाही, तो वहां करप्शन आएगा तभी होगा, बिना करप्शन के कुछ नहीं होगा। विशाल देश में, इतने बड़े देश में केंद्रीय शासन प्रणाली थी। अब 15-20 देश जो है मिलकर इतना बड़ा एरिया बनाया है, उसमें एक जगह कहीं से, एक जगह से शासन होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो एक लास्ट छोर होगा ना कुछ कमियां रहेंगी। जितना भी शासन हो आपका, जितना एक इतना बड़ा देश हो गया, तो जो देश स्थिति अगर यहाँ पे हमारे सेंटर पे यहाँ से कुछ है व्यवस्था, तो इसकी जितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ होगी उससे थोड़ा कम यहाँ होगी, थोड़ा कम यहाँ होगी, और लास्ट आते आते कुछ ना कमियां जरूर आ जाएंगी। जैसा कि हम लोग भी अभी देख रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ, जैसे अभी के लिए अगर देख लिया जाए कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ, दिल्ली में है यहाँ, और उसका सबसे बड़ा कारण, और जब कोई दूसरे बॉर्डर वहां से कंट्री शेयर करेगी
उनसे बॉर्डर, तो वो कुछ ना कुछ उनको अच्छा वहां दिखेगा, उसकी वजह से भी कुछ समस्या हो सकती है। अभी यहाँ पे जैसे चल रहा है कई जगह पे बवाल, अब भारत में ही देख लीजिए, किनारे जितने बॉर्डर एरिया होंगे वहाँ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दूसरे देशों या किसी न कुछ पे आ जाता है। तो इस तरीके से ये समस्या रहेगी। सत्ता का जनाधार खिसकता जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी में तानाशाह प्रकृति के नेता भी थे, जिनका जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं। अब जनता से कोई जो मतलब नहीं रहेगा और तानाशाही करेंगे तो कितना दिन चलेगा। जाहिर सी बात है कि सरकार गिरनी ही है, गिरनी है। बहुत होगा, 5 साल चला लोगे, 7 साल चला लोगे, इसके बाद नहीं चलोगे, क्योंकि आपको लंबा चलना है तो आप जनता जनार्दन को साथ में लेके चलना होगा। अब यहाँ देखिए, पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज्यादा विशेषाधिकार मिले ही थे, क्योंकि वो सरकार के जस्ट एकदम नजदीक थे। अब उन्हें वही सब लोग कर, सरकार जो कह रही है उसको इम्प्लीमेंट कौन करा रहा है? ये जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लान को, ये कौन है? पार्टी के अधिकारी। ये सब एग्जीक्यूट करने वाले लोग हैं। एग्जीक्यूट जो कर रहा है वो उसके पास पावर ज्यादा होगा ही होगा, और नहीं भी होगा तो सरकार के साथ उनके मन का काम करने के लिए पावर अपने आप इन लोग का बढ़ जाता है। ये हो गए आपके कारण। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या हुए? नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। कहाँ कर पा रहे हैं? अगर कोई भी गवर्नमेंट, अभी जैसे है मान लीजिए हमारे यहाँ जो सरकार है, कोई भी नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस दिन अभी जनता की आकांक्षाओं को इस तरीके से लगभग पूरा कर रहे हैं धीरे धीरे, जिस दिन नहीं कर पाएंगे उस दिन समस्या आ जाएगी उनके ऊपर। जैसा कि कांग्रेस देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, अभी थी, अच्छा कर रहे थे तो थे, नहीं अच्छा करेंगे चले जाएंगे, जो अच्छा करेगा वही रहेगा। तो अब यहाँ देखिए, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या हुए? आर्थिक और राजनीतिक जो उनकी आकांक्षाएं थी जनता की, वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। नौकरशाही का शिकंजा का मतलब क्या है? नौकरशाह कौन? जो जॉब में हाई हाई पेइंग जो जॉब ऊपर जो पर्सनालिटी है, वो लोग जो एक तरीके से सरकार के डायरेक्ट टच में जो लोग अधिकारी होते हैं वो लोग। अब वो लोग क्या है, उनके उनको सरकार में जो लोग होते हैं उनको उतना नॉलेज नहीं होता कि किस चीज को कैसे किया जाए। जो मंत्री या जो भी विधायक है, इस तरीके के लोग जो होंगे वहां पे, जो सरकार में होंगे, जो चला रहे होंगे सरकार। लेकिन जो नौकरशाह होंगे वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके पास ज्यादा आइडिया है कि कैसे चलाना है। अब इस कंडीशन में वो लोग पावर अपने पास ज्यादा रख लेते हैं, अपने पास ज्यादा पावर ले लेते हैं, और वो जो है तब जनता जो है इससे उतना जो है सरोकार नहीं रख पाती है, वो अलग होने लगती है। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। अब कम्युनिस्ट पार्टी क्या हुआ कि सोशलिस्ट कंट्री में सारा कुछ सरकार के हाथ में है, और जब सब कुछ सरकार के हाथ में है, तो सरकार अगर चाहेगी तो आराम से करप्शन भी कर सकती है, चाहेगी तो अच्छा चला भी सकती है। और यहाँ पे गलत टूटने की बात आ रही है तो मतलब कुछ तो गलत शुरू किया, तो वहाँ करप्शन होना, ये सब चीजें बहुत आम बात थी। हाँ, अब जैसे अब सोवियत संघ क्या हुआ? सोवियत संघ में अपना जो पैसा है वो कहाँ लगाया? पूर्वी साइड। पूर्वी साइड मतलब पूर्वी यूरोप में। पूर्वी यूरोप में उनको ज्यादा पैसा लगाया। पश्चिमी में तो जाना नहीं, पश्चिमी तो यूएसए के साथ है, जो पूर्वी में और पूर्वी में जो इधर आए उनके साइड में वो ज्यादा वहां पैसा लगा, जिससे वहां क्या हुआ? नियंत्रण बना रहे हैं, नियंत्रण जो है बना रहे हैं। और क्या होता है, देखिए हमेशा जो इकोनॉमी होती है ना, वो जो है आपके पावर के साथ जो है, जितना इकोनॉमी आप बढ़ाएंगे, खर्चा कहीं करेंगे, उस जगह पे आपका पावर वहां बढ़ता जाएगा। और उसी हिसाब से जो है इन्होंने क्या किया, ज्यादा यहाँ खर्चा किया कि यहाँ पे हमारा पकड़ यहाँ पे मजबूत रहे, पूर्वी यूरोप साइड में। संसाधनों का अधिक उपयोग परमाणु हथियारों पर करना, क्योंकि इनको क्या लग रहा था, इनके अगल बगल में सारी जो है कैपिटलिस्ट कंट्री है, और इनको क्या बनना था? सोशलिस्ट। ज्यादातर कैपिटलिस्ट लोग अगल बगल थे, और अमेरिका का वर्चस्व तो ज्यादा था। अब यहाँ जैसा कि इस चैप्टर की शुरुआत ही ऐसी है कि आप इसमें जो है कह रहा है कि बाइपोलैरिटी का एंड है ये, दो ध्रुवीयता का मतलब सिंगल सेंटर्ड जो है कंट्री बन रही है, कि एक देश है और देश समझ लीजिए यूएसए है, इसी के आसपास सब घूमने वाला है। तो अब जब इसके पहले क्या था, यूएसए और यूएसएसआर दो थे, लेकिन इनका हो गया खत्म सब काम। क्या हुआ कि यूएसए के अगेंस्ट सारी जो इकोनॉमी से लेके जितना भी पॉलिटिकल या जो भी है, सब कुछ इसके आसपास घूम रहा है, किसके? यूएसए के। अब इनको जो है अपने हिसाब से चलना है। अब इन चीजों को ना हो पाए ऐसा, बाय मतलब एक
सिंगल पोलर देश ना बने, एक पोल अपना, जैसे एक पोल मतलब एक देश के ही इर्द गिर्द सारा कुछ ना घूमे, कम से कम स्पेशली होना तो मल्टीपोलर कंट्री वर्ल्ड चाहिए, मल्टीपोलर। बाईपोलर भी सही नहीं था, क्योंकि अगर एक लोग होंगे तो तानाशाही करेंगे, दो होंगे तो दो आपस में तानाशाही करेंगे, और मल्टीपोलर का मतलब है सारे देश अपने में स्वतंत्र हैं कि क्या उनको करना है, उनके पास अपना पावर, अपना हथियार, अपना सब कुछ है, अपना इकोनॉमी अपने हिसाब से वो चला रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। जो कि इंडिया उसकी अभी भी जो है उसके लिए बात करता रहता है, बोलता रहता है, जहां भी कहीं मीटिंग होती है कभी भी हमेशा चाहता है कि जो मल्टीपोल वर्ल्ड बने। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, परमाणु हथियार ये सब खरीदने में लगे रहे, क्योंकि इनको क्या था, अपना जो है दिखाना था कि हम भी मजबूत हैं, आप अकेले नहीं हैं। अब क्या हुआ कि ओपन इकोनॉमी होने की वजह से यूएसए की, वहां पे जो लोग हैं उनको ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा, प्रौद्योगिकी जो है और उनके जो बुनियादी ढांचे हैं उनमें क्या होगा, पश्चिम तो अच्छा होगा ही होगा, जाहिर सी बात है कि उनका अच्छा होना ही है, वेस्टर्न कंट्री जो है उनका बेस्ट होगा, उनसे ये नीचे ही रहेंगे। अब यही यहाँ पे देखिए, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी के मुकाबले पीछे रहना, ये इनका एक कारण ये भी था। रूस की प्रमुखता, जो इनके सारे कंट्री जो भी 15 थे उसमें रूस को ये लोग ज्यादा महत्व देते थे, रसिया क्योंकि इनका खुद का। और जो गोबार्चेव थे, इनके द्वारा किए गए जो सुधार थे, क्योंकि ये चाहते थे ना कि सोशलिस्ट कंट्री एक तरीके से ना होके लोकतंत्र को लेके चलने की बात कर रहे थे। गोबार्चेव द्वारा किए सुधारों का विरोध करना मतलब लोकतंत्र का विरोध करना। गोबार्चेव का सुधार क्या था, वो चाहते थे लोकतांत्रिक कंट्री बने, तो लोकतंत्र का ये लोग विरोध कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था गतिरोध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, जो उपभोग की गई वस्तु, उपभोग के लिए मतलब मान लीजिए ब्रेड हुआ या कोई भी खाने की चीज, उनकी कमी होना। और अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध करना मतलब उसको अर्थ जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको रोकना सही से, मतलब एक तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जो जो लोग जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा काम करना चाह रहे हैं, उनको रोकना उसमें। तो ये क्या हुआ, सोशलिस्ट विचारधारा के तो रोकेंगे ही कैपिटलिस्ट विचारधारा के लोगों को। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार, सोवियत प्रणाली का जो है ना सत्तावादी होना, सत्ता मतलब जो उनका अपना जो सत्ता में वो लोग जो हैं उनके लिए ही काम करना, उनके लिए होना, सत्तावादी होना। और पार्टी का क्या, जनता के प्रति जवाब देना होना। कोई भी पार्टी अगर जनता के लिए वो रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए जो है जवाबदेह नहीं है, तो वो पार्टी सही हो ही नहीं सकती है, वो पार्टी कभी भी सही नहीं हो सकती है। क्योंकि जो जनता है, अगर जनता को वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है पीपल के, तो वो गवर्नमेंट कभी भी सही चल ही नहीं सकती है। वो हमेशा वहां क्या करप्शन होगा, करप्शन होना ही होना है, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता करप्शन ना हो। क्योंकि जब जनता के जवाबदेह नहीं हो, किसी को उनको रिस्पॉन्सिबल कोई किसी के लिए है ही नहीं कि वो सही है कि गलत है, तो जो मन में आएगा वो करेंगे, तो वहां सबसे पहला काम वहां निकल के आता है कि करप्शन। शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ, 91 में। जो सेकेंड वर्ल्ड था वो भी खत्म हो गया, सिंगल वर्ल्ड। एक ध्रुवी विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व हो गया, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो चैप्टर ही है ये, कि बाइपोलरिटी का एंड हो गया, मतलब कि क्या, यूएसएसआर नहीं रहा, वो उसका पावर जो है वो कम हो गया और अमेरिका जो है वर्चस्व बढ़ गया। हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई, हथियारों की होड़ की समाप्ति, सोवियत खेमे का अंत और 15 नए देशों का उदय हुआ। जब हथियार की होड़ की समाप्ति होगी, मतलब हथियार उनको जरूरत उतना नहीं है जितना कि उनको लेना चाहिए, तो 15 नए देश का उदय होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब सोवियत टूटेगा तो जिन 15 देशों से बना है वो अलग अलग हो ही जाएंगे सारे। अब इनका जितना भी वर्चस्व था वो खत्म हो चुका था, जिनको ये जोड़ के रखे थे जो 15 देशों को, वर्चस्व खत्म हो गया, तो सब लोग अलग हो गए, अपना अपना अलग देखने लगे। अब विश्व, अब इसमें सबसे बड़ा चीज देखिएगा, इकोनॉमी अगर आपके पास नहीं है ना, पैसा नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और पैसा उस समय किसके पास था, अमेरिका के पास, मतलब यूएसए के पास। क्यों पैसा उस समय अमेरिका के पास क्यों था, यहाँ देखिए, जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ, ये दोनों कहाँ थे, अमेरिका में ही। और अमेरिका उस समय सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, तो इसका जो प्रेशर है इन पे रहेगा। कोई भी देश हो अगर उनके यहाँ कुछ है, तो गवर्नमेंट का उनके ऊपर इतना प्रेशर तो रहेगा कि वो कहाँ काम करें कहाँ ना करें, इतना वो सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता था कि ये लोग जितना भी फंड इन लोग को देते थे,
तो उनका सीधा सा निगोशिएशन होता था कि आप ये इनसे अलग होइए या आप ये काम मत करिए तभी हम करेंगे। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई। ताकतवर देश यहाँ कौन है? अमेरिका की सलाहकार बन गई कि जो अमेरिका कहेगा वही होगा वहां पे। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। भाई था ही तो रूस ही तो बनाया था सोवियत संघ को, पूरा इकट्ठा उसने ही किया था, तो उत्तराधिकारी तो वही बनेगा। अब विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित होने लगे। अब जो लोग रसिया स्ट्रांग था उसके साथ थे, या रसिया के जो 15 ठो अलाइड थे जिनसे वो यूएसएसआर बना था, वही लोग इनके खिलाफ जाने लगे। क्यों? क्योंकि अब इनके पास तो कुछ बचा नहीं था देने के लिए, पैसा भी नहीं था, पावर भी नहीं था। और ना आपके पास इकोनॉमी हो और ना आपके पास पावर हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। और यहाँ कुछ नहीं था ऐसा, ठीक है। और समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व अब है ही यहाँ पे। जो समाजवादी विचारधारा उस पर प्रश्न चिन्ह लग ही रहा है, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से उस विचारधारा को जैसे चलना चाहिए वैसे चलाए नहीं, तो उसमें प्रश्न चिन्ह लगना जाहिर सी बात है कि लगेगा ही। और पूंजीवादी ने उसको जो है अच्छे से काम किया, उस चीज को अच्छे से उन्होंने अपने यहाँ दिखाया कि हम इससे अच्छा काम कर सकते हैं, और वहां पे जो है लोग जो है उनकी तरफ, अब यहाँ एक तरीके से गुट बनने लगा कि आओ हमारी तरफ हमारी तरफ। तो इनकी तरफ जो अपना ये सारा सुविधा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लालच के साथ इधर अपनी तरफ खींचने लगे, और जो गुट थे वो इधर से टूट के उधर जाने लगे, तो मजबूत अपने आप एक जो है इंड हो ही जाएगा बाईपोलरिटी के, क्योंकि बाईपोलर कहाँ रह जाएगा। यूएसएसआर के पास उतनी पावर ही नहीं बची, जो मेन पावर है वो सब यूएसए के पास है, तो वहीं पे होगा। अब शॉक थेरेपी अपनाया गया और उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा। शॉक थेरेपी का मतलब ये है ना कि यही इन्हीं से जो है झटका दे दे के इनको जो है सुधार दिया गया कि बस आओ अब छोड़ दो इनको, इनके पास कुछ नहीं बचा है। आगे इसको अभी मिलेगा तो और बताएंगे जो भी है। भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या आए? विकासशील देशों में घरेलू राजनीति में अमेरिका हस्तक्षेप अधिक अवसर मिल गया। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को धक्का लगा। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व रहा, जैसा कि अभी हमने बताया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों पे किसका? अमेरिका का प्रभुत्व रहा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत और अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा मिली। अब इंडिया ने सेम टाइम पे क्या किया था? एलपीजी रिफॉर्म किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो अब इससे क्या हुआ, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनका भी आना जाना शुरू हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, अपने मार्केट को ओपन कर दिया। जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्लोज थी इसके पहले, 91 के पहले, हमने इस समय उसको ओपन इकोनॉमी में कर दिया। अब हमारे यहाँ क्या है, बड़ी कंपनियां बाहर की, वो लोग भी आएंगे, उनसे बिजनेस होगा, जो भी होगा। एक ध्रुवी विश्व, ठीक है, विश्व में एक महाशक्ति का होना, मतलब कहीं भी एक, जहाँ अभी जैसे हमारे यहाँ ही इस दुनिया के लिए कहीं भी सही नहीं है। अगर एक सिंगल आदमी, एक ही आदमी है तो वो तानाशाही करेगा ही, किसी न किसी दिन करेगा। आज नहीं कर रहा है तो कल करेगा। 91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवी विश्व की स्थापना हुई। उस वक्त विश्व में अमेरिका का वर्चस्व चुनौती देने वाला कोई देश नहीं था, अमेरिका के वर्चस्व को, ठीक है। अब क्या हुआ, विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला हो गया, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था असफल हो गई थी। अमेरिका का सैन्य खर्च और सैन्य प्रौद्योगिकी गुणवत्ता इतना अच्छा होना कि विश्व में कोई भी उसको चुनौती नहीं दे सकता था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर उसका वर्चस्व था। उसकी जीन्स, कोक, पेप्सी आदि विश्व भर की संस्कृति पर हावी हो गई। आप समझ लीजिए ना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बाद उनसे जो कंट्रोल इन्होंने किया सारे देशों को, उससे तो किया ही, इसके बाद ये मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लेके आने लगे। जहां जैसे यहाँ लिखा ना, जीन्स, कोक और पेप्सी, ये सब चीजें मार्केट में आ गई। आप जब बाथरूम में बैठे हैं ना, तो वो टॉयलेट पेपर भी उन्हीं का यूज कर रहे हैं, वहां तक आ गए। जीन्स, कोक, पेप्सी तो है ही। आज की जो इकोनॉमी अभी के लिए अगर देखा जाए तो ये आपके टॉयलेट पेपर तक आके पहुंच गए। कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ये जो है मार्केट में इनका। और इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी है कि हर चीज को ये अपने इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप खुद ही खाएंगे। और इन्हीं की तर्ज पे इस समय चाइना चल रहा है। आप चाइना को ही देख लीजिए कि वो इतने अच्छे से मार्केट बनाया, इतना अच्छा मार्केटिंग किया
कि आपके हर घर में और हर रोड के कितना भी गली में चले जाइए, वहां पे आज चाउमीन और मोमोज जरूर मिल जाएगा। लेकिन आपके यहीं बिहार से बाटी चोखा या फिर आपके घर से कुछ ऐसा दाल चावल कहीं जा नहीं पाया, सब आप ही के घर पे है और आप खा रहे हैं, जरूर अच्छा है। लेकिन ये आपका इतना अच्छा मार्केटिंग किए हैं कि आपके कहाँ चाइना से चल के यहाँ, और यहाँ ही नहीं, मतलब यहाँ बगल में एक छोटी सी जगह है, हम लोग अभी एक दो दिन पहले उधर गए थे। पहाड़ी पे वहाँ कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ पहाड़ पे वहाँ नहीं था। वहाँ क्या था? मोमोज था, मोमोज, और वही मिल रहा था और कुछ नहीं वहाँ मिल रहा था। समझ लीजिए जो मार्केटिंग का तगड़ा मार्केटिंग उन्होंने किया इस तरीके से। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको, फिर कभी देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। हथियारों की होड़ की कीमत। ठीक है। सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी, परंतु प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में वह पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। देखिए, जहां इकोनॉमी ओपन होगी, वहां की टेक्नोलॉजी और वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कभी भी, जहां पे आप क्लोज्ड इकोनॉमी होगी उनसे अच्छा होगा। इसका एग्जांपल आपके सामने है, यूएसए देख लीजिए, या हम खुद 91 तक क्लोज थे, हम ही को देख लीजिए, और जो ओपन थे पहले से उनको देख लीजिए। उनमें बहुत अंतर आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो पहले से उस फील्ड में काम कर रहे हैं। उनके यहाँ क्या है ना, वो लोग उस हिसाब से सोच पा रहे हैं, वो स्किल डेवलपमेंट उस हिसाब से कर रहे हैं, उनकी स्किल उतनी अच्छी है, फिर जाके वो इन चीजों में आगे बढ़ पा रहे हैं। इतना आसानी से कोई कहीं आगे नहीं जाता है, बहुत काम करना पड़ता है उसके पीछे। उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में पश्चिमी देशों से बहुत पीछे रहे। आप कोई भी काम हो, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हो सकता है कि देखे भी होंगे कहीं ना कहीं, कि एक आदमी कहता है ना कि अगर एक काम को आप 10 बार करिए और एक काम को प्रयास करिए कि एक बार, और लेकिन पूरा उतना ही टाइम लेके करिए जितना टाइम उसको 10 बार करने में, या 10 लोग मिलके लगातार बनाते चले गए सर्कल मान लीजिए, और एक आदमी एक ही बना रहा है, बड़ी कोशिश करके, फिर भी ये टेढ़ा रहेगा या सही नहीं रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जितनी बार वो करता जाएगा ना, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और लास्ट में बहुत परफेक्ट कोई चीज बनेगी। जैसा कि आपने देखा होगा, एक अभी आई थी वेब सीरीज एस्पिरेंट, उसमें एक बताया था मैडम ने कि जो है एक जो पॉट मेकर, जो हांडी, वो मटकी बनाने वाला था ना, एक मटकी आपको बनाना है, 10 दिन आप ले लो, बहुत अच्छे से बनाओ, और एक ग्रुप को बोला कि आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा मटकी हो सकती है उतना बनाओ। और वहां क्या हुआ, जो ज्यादा से ज्यादा बनाने वाला था वो इतनी अच्छी मटकी बना गए, मतलब बहुत परफेक्ट उनमें मटकी निकली। लेकिन जिसको एक मटकी बोले थे, वो उसी को बनाने में रहेगा और ढंग से नहीं बना पाया। और यहाँ की क्वालिटी जो है, इन लोग की क्वालिटी, जहाँ ज्यादा मटकी बनाए, इन लोग की क्वालिटी कहीं अच्छी थी, इनके कंपेरिजन इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही। ठीक है। तो ये क्या है, गुणवत्ता आपका आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा गुणवत्ता आपके, आप क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की, आप उसकी बढ़ेगी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग शॉक थेरेपी पे। शॉक थेरेपी जो है ना, शॉक थेरेपी यहाँ क्या मतलब है कि किसी चीज को आघात पहुंचा, उसके बारे में सही चीज बताना। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने क्या किया ना, कि ये डिसाइड कर दिया कि अगर आप लोग ओपन इकोनॉमी की तरफ नहीं गए, तो हम आपको लोन नहीं देंगे, हम आपको कोई भी आर्थिक हेल्प है वो हम नहीं करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, कोई भी देश हो, अगर उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो विचारधारा साम्यवादी हो चाहे पूंजीवादी हो, कोनो हो, उनको तो बस सीधी सी मतलब पेट भरना चाहिए, तो वो कहीं भी चले जाएंगे। और यहाँ पे यही हुआ। यहाँ देखिए, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा। इसी को कहते हैं शॉक थेरेपी। मतलब आपको पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट बनना है, ओपन इकोनॉमी रखनी है अपनी, तब जाके हम आपको हेल्प करेंगे। और जिसके पास कुछ नहीं चाह रहा था वो गए। बहुत सारे ऐसे देश है जो 15 उसमें यूएसएसआर में टूटे थे, काफी उनके साथ गए, मजबूरी थी उनकी, जाना ही था, उनके पास कुछ था नहीं। शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या है, जो पैसे या जो मिल्कियत है उसका उस पर किसका निजी स्वामित्व होगा, राज्य की संपदा का निजीकरण होगा, जो गवर्नमेंट के पास भी जो है ना एसेट्स, उसको भी बेचा जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अभी जैसे अभी अभी जो गवर्नमेंट है, इंडिया में जो गवर्नमेंट है, उसमें क्या हो रहा है, जा रहा है ना मार्केट में, क्योंकि क्या कर रहे हैं कि अभी जितनी हमारी पीएसयू है, उनको धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं,
उनको धीरे धीरे जो है प्राइवेटाइज कर रहे हैं। प्राइवेटाइज क्यों क्यों कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी तरीके का प्रेशर जैसा वहां है ऐसा ही प्रेशर यहाँ भी होता है। जो चीज सरकार करती है तो उसमें सरकार के ऊपर प्रेशर कहीं ना कहीं बाहर से भी होता है, और अच्छा भी है मार्केट के लिए। जितना भी प्राइवेट चीजें होंगी वो ज्यादा बेटर है, कम से कम इफेक्टिवनेस आएगी, कम से कम इफेक्टिव होगा काम। जो लोग होंगे वो प्रोडक्टिव थोड़ा रहेंगे, काम करने अच्छे से काम करेंगे। नहीं तो सरकारी काम देख लीजिए, जितने सरकारी लोग हैं वो आराम से बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं सारे बैठे होते, करते भी हैं, लेकिन फिर भी काफी लोग जो है आराम फरमाते हैं ढंग से। सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदल दिया गया। सीधी सी बात है, जितना भी निजी मतलब प्राइवेटाइजेशन हुआ वो भी बेचा गया। पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी। कैपिटलिस्ट मतलब हमारे यहाँ जो अच्छा है हम अपने यहाँ से करेंगे, अगर कहीं और कुछ अच्छा है तो वहां से ला के यहाँ हम करेंगे। मुक्त व्यापार व्यवस्था हो गई, मार्केट जो है ओपन हो गया। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता हो गई, मतलब अब मुद्रा यहाँ पे कुछ है, रूबल चल रहा, वहाँ रुपया चल रहा, कहीं कुछ चल रहा, तो वहाँ एक दूसरे में एक्सचेंज करेंगे और उसको एक किसी कैपिटल, जैसे ये अभी के लिए डॉलर में माना गया कि डॉलर मेन पैसा है, उसको हम एक्सचेंज करके इधर उधर लेते देते रहेंगे। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव हुआ, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था जो उससे जुड़ाव होगा ही, क्योंकि वो ज्यादा इसमें पहले से काम कर रहे हैं तो उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनसे हमें सीखने को मिलेगा। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। केवल और केवल क्या चाहिए, कैपिटलिस्ट हमें चाहिए, कैपिटल जो कैपिटलिस्ट विचारधारा है बस वही और उन्हीं के तरीके के काम करने वाले लोग चाहिए। उसके अलावा हम कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। और इसका परिणाम क्या हुआ, पूर्णतया असफल रहा। रूस का औद्योगिक ढांचा जो है वो चरमरा गया। चरमराना ही था, क्योंकि जब कोई प्राइवेट चीजें उनको बेची जाएंगी दूसरे की जगह पे, और उसमें क्या होगा कि ये लोग जब अपने से बेचेंगे तो उस समय जल्दी होगी तो पैसा प्राइस भी घटेगा। रूबल में गिरावट आई, यही सेम चीज, प्राइस भी घटेगा और पैसे की वैल्यू भी घटेगी। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। सरकारी रियायत जो है वो खत्म हो गई, ज्यादातर लोग गरीब हो गए। 90% उद्योगों को निजी हाथों में, कंपनियों को कम दामों में, औने पौने दामों में बेच दिया गया। इन्हीं इसी को कहा गया है गराज सेल। ये रहा देखिए, एक बड़ी सबसे बड़ी गराज सेल यहाँ पे। गराज सेल मतलब जैसे गराज में कबाड़ के भाव में दाम गाड़ियां बिक जाती हैं, उसी तरीके से वहां पे क्या हो रहा था, एसेट्स जो सरकारी थे या जो भी प्राइवेट लोगों के थे वो लोग औने पौने दामों में बेचकर लोग जाने लगे, बेचने लगे, क्योंकि उनको पैसे की समस्या थी। आर्थिक विषमता बढ़ी, आर्थिक विषमता बढ़नी ही है। खाद्यान्न संकट होगा ही होगा। माफिया वर्ग का उदय होगा। जब भी पैसा कहीं कम होगा या कहीं आर्थिक विषमता होगी, एक जगह बहुत ज्यादा बड़े लोग और बहुत ज्यादा छोटे लोग, जिन छोटे लोग का मतलब जिनके पास बहुत पैसा हो, जिनके पास बहुत पैसा मतलब पैसा ना हो, तो इन दोनों के बीच में जब असमानता होगी ना, तो उस बीच में माफिया वर्ग का उदय होता ही होता है। क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम उठा लेंगे जो भी उठ पाएगा, बंदूक बंदूक, तो बस वही चीज होगा। अमीर और गरीब के बीच में तीखा विभाजन, वही कमजोर सांसद, कमजोर हो गई क्या संसद व राष्ट्रपति को आर्थिक शक्तियां, जिसे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन। अब आइए हम आते हैं गराज सेल पे, छोड़िए इन सब चीजों को, ये देख लिए कि इसमें क्या क्या होगा। गराज सेल आ गए। गराज सेल देखिए क्या है, शॉक थेरेपी से उन पूर्वी एशियाई देशों के अर्थव्यवस्था चरमरा गई जिनमें पहले साम्यवादी शासन थी। जो पहले सोशलिस्ट थे वो जब कैपिटलिस्ट की तरफ गए तो उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि औने पौने दामों पे उन्हें हर चीजें बेचने में। रूस से पूरा का पूरा राज्य नियंत्रण, औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को, हाथों या कंपनियों को, मतलब प्राइवेट लोगों को या तो किसी कंपनी को, प्राइवेट जो भी काम करे उनको क्या हुआ, बेचा गया। ठीक है। अब आर्थिक ढांचे का इसमें क्या हुआ, एक और चीज देखिए यहाँ। अब जो आर्थिक ढांचे है उसका जो निर्माण हो रहा था ना, पुनर्निर्माण, वो चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय सरकार न करके कौन कर रहे थे, बाजार में जो ताकतें थी, जो लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे ना, वो कर रहे थे। इसलिए जितना भी हो सकता था वैल्यू घटाई गई पैसे की। जैसे देखिए, इसलिए एकदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल कहते हैं, क्योंकि जब आप प्राइवेट हाथों में किसी चीज को इतना ज्यादा प्राइवेट हाथों में दे देंगे, एकदम पूरा ध्यान कहीं नहीं रहेगा, केवल बेचना है एकदम पूरी तरीके से, तो वो मैक्सिमम अपना प्रॉफिट देखेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। जितना उनको प्रॉफिट चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम वो लेने का प्रयास करेंगे। जितना मैक्सिमम वो प्रॉफिट लेंगे उससे क्या होगा उस सामान की वैल्यू वो घटा के जितना ज्यादा मैक्सिमम घटा पाएंगे उतना घटा देंगे।
और जब सामने वाले को पता चल जाएगा आपकी जरूरत है, तब तो आपके आपके सामान की वैल्यू अपने आप घट जाती है। गराज सेल जैसी स्थिति हालात उत्पन्न होने के कारण क्या थे? महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत को कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों के हाथों बेच दिया क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। अब इसमें क्या हुआ कि इसकी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण था कि इनको एक पेपर दिया गया कि ये एक लेटर है, इससे आप सेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू जो है जाके किसी को बेचेंगे तो एक रेट फिक्स होगा, इतने रेट पे इसको, इतने रेट पे इसको, जो है कुछ एक बेसिक होगा जो इतने पे बेचेंगे। लेकिन क्या हुआ, इनको जल्दी थी, बस जल्दी बेच दो, हमें पैसे की तुरंत जरूरत है, तो वो औने पौने दाम में बेच के खाली हो गए। और इसमें क्या हुआ, ज्यादातर लोग जो है ना, अधिकांश नागरिकों ने क्या किया, अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों के हाथों बेच दिया। जो उसमें दलाली का काम करने वाले लोग होते हैं, उस तरीके के लोगों को बेच दिया। रूसी जो मुद्रा थी रूबल, उसका जो है वैल्यू इतना ज्यादा घट गया कि मतलब इतना उम्मीद किसी को था ही नहीं। मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही, जो जमा पूंजी रखे थे वो भी चले गए। और मतलब मुद्रास्फीति जो है बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गुड्स हैं, उनकी वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके पैसे की वैल्यू इतना घट जाएगी ना कि आप बोरा भर के पैसा लेके जाएंगे तब भी पता चला कि एक तो ब्रेड नहीं खरीद पा रहे हैं। वो स्थिति पैदा हो। संघर्ष व तनाव के क्षेत्र, पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि जब कहीं भी क्राइसिस आएगी ना तो वहां पता नहीं होगा कि कब कहाँ क्या हो जाएगा। और इन 15 देशों में इस समय स्थिति यही थी कि सब अपने जो है, सब मुद्रास्फीति बढ़ने का मतलब है पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा घट गई है और जो गुड्स है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ आशंका वाले क्षेत्र तो पैदा हो ही गए हैं, क्योंकि इनमें क्या है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिसके पास कुछ नहीं है खाने को वो कुछ भी कर सकता है। देश में बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी भी बढ़ गई। रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान, चेचन्या और दागिस्तान में क्या हुआ, हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। चेकोस्लोवाकिया दो भागों में बट गया, चेक और स्लोवाकिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अरब स्प्रिंग की बात हम लोग कर रहे हैं। 21वीं शताब्दी में पश्चिमी एशियाई देशों के में लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन शुरू हुए। ऐसे ही एक आंदोलन को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया में 2010 में मोहम्मद बाऊजीजी के आत्महत्या के साथ 2010 में मोहम्मद बाऊजीजी के आत्महत्या के बाद जो है क्या हुआ, अरब स्प्रिंग की जो बात हो रही है उसकी शुरुआत हुई, आंदोलन है अरब स्प्रिंग। ठीक है, विरोध प्रदर्शन के तरीके, कैसे कैसे प्रदर्शन करेंगे भाई, इतना तो पता ही है। हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे, मार्च करेंगे, रैली करेंगे। विरोध का कारण क्या होगा, जनता में जो असंतोष होगा तो विरोध होगा, गरीबी होगी विरोध होगा, तानाशाही होगी तो विरोध होगा, मानव अधिकार का उल्लंघन होगा, हमारा कुछ अधिकार अगर हमको नहीं करने दिया जाएगा तो हम विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार होगा तब भी विरोध होगा, बेरोजगारी होगी तब भी विरोध होगा। ठीक है, अब आ गए हम लोग बाल्कन क्षेत्र, बाल्टिक क्षेत्र, मध्य एशिया, पूर्व समाधि देश, इन सब के बारे में जानने। बाल्कन क्षेत्र जो है ना, यूगोस्लाविया के गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बढ़ गया, जिसमें शामिल बोस्निया, हर्जेगोविनिया, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया को ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन 4 देशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने और 2004 में ये सब कहाँ चले गए, 2004 में ये सब नाटो में चले गए। अब आ गए हम लोग मध्य एशिया। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला था। अजरबैजान, अर्मानिया, यूक्रेनिया, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है। ठीक, मतलब उसमें अभी भी है ही। मध्य एशिया गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार, इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया। मध्य एशिया में जो तजाकिस्तान वाला जो एरिया है ना, वहां 10 साल तक जो है गृह युद्ध चलता रहा। अजरबैजान, अर्मेनिया जो इधर का एरिया है, इसमें भी गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। मध्य एशिया गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार है। मध्य एशिया वाला जो रीजन है ना, यहाँ पेट्रोल और जो कच्चा तेल है उसके विशाल भंडार है। इसी कारण यह क्षेत्र क्या हुआ, तेल कंपनी और जो बड़ी ताकतें हैं, जो आउटर, जो कहीं भी अगर रिसोर्स ज्यादा है ना, नेचुरल रिसोर्स या
कुछ अच्छा है तो लोग आ जाएंगे। जैसे अपने यहाँ देख लीजिए, इतना अच्छा रिसोर्स था, आके सब जो है लूट लाट के लेके चले गए, तो अखाड़ा बन ही जाएगा। पूर्व साम्यवादी देश और भारत, ठीक है, पूर्व साम्यवादी देश से यहाँ मतलब है रूस से। पूर्व साम्यवादी देश के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ है, दोनों का बहुत अब सपना बहुत हुए विश्व का है। ये जो है ना, इंडिया क्या चाहता था, अभी हमने आपको बताया था कि इंडिया चाहता था मल्टीपोलर जो है वर्ल्ड हो। इंडिया चाहता था कि मल्टीपोलर जो वर्ल्ड हो, ठीक है। और वही सेम चीज रसिया भी, क्योंकि उस समय जब बाईपोलरिटी का एंड हो गया तो अब मल्टी तो इनको चाहिए। ये मल्टीपोलर होता तो ये दिक्कत ना आती ना। अब ये था उस समय दो ध्रुवी वर्ल्ड थे भाई, कौन था, एक एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न, बाईपोलर वर्ल्ड था उस समय, दो दो, उसमें एक कांत हुआ। अब तब उनको समझ में आया। तो इसी पे वही बात है ना कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। तो जब इनके साथ हादसा हुआ तब इन्हें पता चला कि नहीं, ये चीजें जो है जरूरी है थोड़ा। और फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि ठीक है, दोनों देशों में सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा, बहुत सारी नीतियां जो है, स्वतंत्र विदेश नीति से लेके हर सारी बहुत सारी पॉलिसी, हमारे हमारे जो संबंध है रशिया से हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे संबंध हमेशा से उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति जो है, ये सब चीजें, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का जो वार्ता से हल करना, ये सब चीजें, काफी चीजें ऐसी हैं। जैसा कि रशिया ने हमेशा हमें 1971 के वॉर में भी हमारा बहुत बहुत ज्यादा हेल्प किया था रशिया ने। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि नहीं, हम रशिया के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं सही है। वो हमेशा सही है। अभी भी रशिया पूरे इतने ज्यादा वॉर में था, हमारी कंट्री, हम लोग कहीं से भी उसका, जरूर हम उसका सपोर्ट नहीं किए, लेकिन कहीं से विरोध हमने नहीं किया। पूरी कोशिश की कि हमें विरोध ना करना पड़े, क्योंकि हमारे जब भी हमें जरूरत पड़ी तो हमारे साथ रसिया हमेशा खड़ा रहा था। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौता किया गया, जिसमें हस्ताक्षर भारत रूसी हथियारों को खरीद से लेके, रूस से तेल आयात से लेके, परमाणु योजना, अंतर्राष्ट्रीय में बहुत सारी ऐसी योजना है जिसमें रशिया ने हमारी हेल्प करी। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात पर भी हमने काफी कुछ किया काम। तो गोवा में जो दिसंबर 2016 में क्या हुआ, ब्रिक्स का सम्मेलन जो है इंडिया में हुआ था। उस सम्मेलन के दौरान रशिया और भारत के बीच जो है वो 17वां सम्मेलन था। उसमें 17वां जो है वार्षिक सम्मेलन होता है इसका, ब्रिक्स का, हमेशा होता रहता है। तो उसमें जो है भारत और रशिया ने जो है बातचीत करी। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उधर जो है रशिया से व्लादिमीर पुतिन के बीच जो है बड़ी सुरक्षा, परमाणु से लेके ऊर्जा, सब मैटरों पे जो है काफी, आर्थिक संबंधों से लेके सब को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ काम हुआ। और इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर जो खत्म भी हो गया। और क्या हुआ कि जैसे ये ब्रिक्स है, अब इसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स जो है ये 5 देश हैं जिनका एक कॉपरेशन है। हाँ, इसमें जो है ब्रिक्स का अपना बैंक भी है। तो ये लोग जैसे कि उधर अभी पढ़ेगी जो IMF और ये सब चीज़ें हैं, उसी तरीके से ये 5 देशों ने मिलकर अपने लिए एक बनाया, कि अपना एक संगठन बनाया, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, और ये जो है चाइना है, और कौन है, ये साउथ अफ्रीका है। पहले ये 4 थे, बाद में अफ्रीका आके तो ब्रिक्स हो गया। पहले ब्रिक था, फिर बाद में ये ब्रिक्स हो गया। और इसी के बाद इसमें और आगे अभी पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में, थोड़ा अलग से भी हम देखेंगे। करंट वरेंट का कुछ एक सेशन जब स्टार्ट होगा, और या फिर जितने भी संस्था हैं उनके बारे में हम लोग बताएंगे, तो और अच्छे से इसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।